we have completed our 3 chapters, and in the previous lecture we have started the lesson number 4. What is the lesson number 4? Soil erosion and conservation. So, in the previous lecture, we have learned about the soil, that what is the soil, how the soil is made up of, soil formation है वो हमने सीखा था, और उसके 7 to 8 points थे. तो soil के बारे में हमने लर्न किया था कि soil है वो कैसे बनी है. तो फर्स्ट स्टेप में था कि in the beginning the entire earth was covered with the soil. And then heat from the sun, and heat from the sun है उसने सॉइल को गर्म किया और फिर रेन ने उसे कूल किया, ठंडा किया, और ऐसे करते करते जो रॉक्स है उसमें क्रैक्स हो गए. And then the force of wind and flowing water break them into more smaller pieces, and then the form of rocks like clay, pebbles, silt, sand, ये जो सारे फॉर्म है रॉक्स के वो बने, और फिर धीरे धीरे प्लांट्स है वो अपीयर हुए, और फिर उसके प्लांट्स में से ह्यूमन बने, और ऐसे करके वो सॉइल के साथ मिक्स हुआ लैंड के साथ, और फिर वो सॉइल बने. और जो वो ऊपर का जो लेयर होता है सॉइल का उसे कहते हैं टॉप सॉइल. एंड टॉप सॉइल है वो फर्टाइल होना जरूरी है क्योंकि प्लांट्स है वो वहीं पे ग्रो करते हैं फर्स्ट लेयर में. सो टॉप सॉइल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द सॉइल. ये सारा कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट जो हमने लर्न किया था, दैट सॉइल इज नेचुरल रिसोर्स एंड एक्सेट्रा. नाउ जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है उसमें मेन 3 टॉपिक्स है: सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन. तो सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल कैसे बनी, फिर सॉइल इरोजन और उसके कंजर्वेशन बचाना कैसे है. सो एक पार्ट है सॉइल फॉर्मेशन का, वो हमने लर्न कर लिया. आज हम सीखेंगे सॉइल इरोजन. क्या सीखेंगे? सॉइल इरोजन किसे कहते हैं, और वो कैसे सॉइल इरोजन होता है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन. तो सबसे पहले हम सॉइल इरोजन की बात करें. कोई भी प्रोसेस हो जिसकी वजह से सॉइल का जो अपर मोस्ट लेयर है जिसको टॉप सॉइल वो डैमेज होता है और रिमूव होता है, तो वो प्रोसेस को कहेंगे हम सॉइल इरोजन. Any process by which topsoil damage or removed. ऐसा कुछ भी हो जिसकी वजह से ऊपर का जो लेयर है सॉइल का, टॉप सॉइल का, वो लेयर है वो डैमेज होता है या फिर रिमूव होता है, तो वो कोई भी प्रोसेस हो उसे कहते हैं सॉइल इरोजन. मतलब कि सॉइल का धूल जाना, मतलब जो ऊपर का जो लेयर है न्यूट्रिशंस वाला वो रिमूव होना, उसे कहते हैं सॉइल इरोजन. और ये जो सॉइल इरोजन है वो सॉइल को लेस फर्टाइल बनाता है.
सॉइल इरोजन में टॉप सॉइल का जो लेयर है वो रिमूव होता है, तो वो सॉइल इरोजन है वो सॉइल को लेस फर्टाइल बनाता है। तो सॉइल इरोजन के जो कॉजेज है किसकी वजह से ये सॉइल इरोजन होता है, तो उसमें कुछ नेचुरल भी है और कुछ आर्टिफिशियल भी है। तो नेचुरल कॉजेज कौन से है? नेचुरल कॉजेज है wind and second is पवन जो भी चलता है तो ऊपर का जो लेयर है उसके साथ रिमूव होता है, मतलब कि एक प्लेस से दूसरे जगह माइग्रेट होता है। तो जहाँ से माइग्रेट हुआ तो वहाँ का ऊपर का लेयर है वो खाली हो जाता है। एंड फ्लोइंग वाटर, जो फ्लोइंग वाटर है वो पानी के साथ अपने जो सैंड पार्टिकल्स है वो भी अपने साथ फ्लो में ले जाता है। तो इसकी वजह से जो ऊपर का लेयर है वो डैमेज होता है। जब भी स्ट्रॉन्ग विंड्स आती है, साइक्लोन आता है या फिर ऐसे ही तेज हवाएं चलती है, तो उसके साथ आपने देखा है कि ऊपर का जो लेयर है वो भी एयर के साथ ब्लो करता है। और जब भी रेनी सीजन आती है, मानसून, तो जो वाटर फ्लो करता है तो उसके साथ साथ सॉइल का जो ऊपर का लेयर है वो पानी के साथ बह जाता है। तो ये जो विंड एंड फ्लोइंग वाटर है वो कहाँ ज्यादातर इफेक्ट करता है? तो जो बैरन लैंड होती है, क्या होता है बैरन लैंड? आप पूछोगे वो क्या होता है? तो जिस जगह पर ट्री ग्रो नहीं करते the land on which plants cannot grow, it makes the land barren और उज्जड़। जहाँ पे प्लांट्स को ग्रो नहीं कर पाते ऐसी जगह पर ये जो सॉइल इरोजन है वो ज्यादातर अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि एक तो वहाँ पर प्लांट्स नहीं होते, तो प्लांट्स नहीं होते तो पूरा जो लैंड होता है वो ओपन लैंड होता है। तो वहाँ पर ये जो विंड है, फ्लोइंग वाटर है, उसकी इफेक्ट है वो हमें ज्यादा देखने को मिलती है। अगर ट्रीज प्लांट्स हैं वो ग्रो हुए तो फिर उसकी वजह से जो विंड की स्पीड होती है वो कम हो जाती है और जो फ्लोइंग वाटर का जो फोर्स होता है वो भी ट्री से वो रोक देता है। तो एक तो विंड बहुत ज्यादा है, फ्लोइंग वाटर है, उसमें से लैंड है वो पूरी ओपन है, तो प्लांट्स को वैसे भी ग्रो नहीं कर पाते। तो वैसे ही सॉइल इरोजन होगा तो फिर वो जो लैंड है वो पूरी पूरी बैरन हो जाएगी, मतलब कि वहाँ कोई भी प्लांट्स है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। और अगर सॉइल है वो अच्छी है पर हमने अब तक प्लांट्स है वो नहीं ग्रो किए, तो ये सॉइल इरोजन से वो जो लैंड है वो बैरन बन जाती है। तो ऐसे ये सॉइल इरोजन है वो ये विंड एंड फ्लोइंग वाटर है वो नेचुरल कॉजेज है। और एक जो रीजन है सॉइल इरोजन का, दैट इज द डिफॉरेस्टेशन। आपको समझ में आ गया हो शायद कि इसमें ये वर्ड आता है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट मतलब कि जंगल, तो जंगल में बहुत सारे ट्रीज होते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? द कटिंग ऑफ ट्रीज इन मोर नंबर्स इन द फॉरेस्ट, दैट इज कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन।
Felling of trees in large numbers. From the forest is called डिफॉरेस्टेशन। मतलब कि कोई भी एक जंगल हो और उसमें बहुत सारे ट्रीज है तो वो हम सारे के सारे ट्रीज है वो काट देते हैं। तो काटने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो हमें वो लैंड की जरूरत होती है। पता है हमें कि आजकल जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होता जा रहा है और उसके लिए पैसे ट्रीज भी बहुत चाहिए हमें। तो जंगल है वो काटने पड़ते हैं। क्यों काटने पड़ते हैं? क्योंकि वहाँ पर शायद कोई बिल्डिंग बनाना है, कोई फैक्ट्री बनानी है या तो फिर उसमें से रोड निकालना है। तो ये जो सारी ज़रूरतें हैं हमारी, तो उसकी वजह से आजकल लोग ट्रीज है वो काट करने लगे हैं। या तो फिर हमें पता है कि ट्रीज में से बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि फर्नीचर का वुड चाहिए हमें तो वो उसमें से मिलता है और सारी नई चीज़ें ट्रीज में से हमें मिलती है। तो वो हमारी नीड फुलफिल करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि एक तो ट्रीज की जगह पूरा का पूरा जंगल काट देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जंगल काटने की, लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज कट करने की, दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। उसे क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन की जरूरत क्या है? हमारे नीड को फुलफिल करना है। बिल्डिंग बनाने के लिए लैंड चाहिए, फार्मिंग करने के लिए तब नहीं, बट रोड बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए। तो इस वजह से हम पूरे को पूरा जंगल है वो काट देते हैं और इसकी वजह से जंगल काट देने से वो लैंड है वो ओपन हो गई। तो फिर लैंड है वो बैलेंस हो जाती है। तो फिर इन द मॉनसून एंड बाय द विंड दैट soil erosion can be occur। उसकी वजह से soil erosion है वो हो सकता है। अगर trees cover land है, soil पूरी की पूरी trees से covered है तो फिर wind या तो फिर जो रेन आता है, रेन की वजह से जो फ्लोइंग वाटर है उसकी जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ट्रीज है वो उन सब की जो स्पीड है वो कम कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो फिर सॉइल का जो अपर मोस्ट जो लेयर होता है दैट कैन नॉट बी डैमेज, वो डैमेज नहीं हो सकता। तो ये नेचुरल कॉजेज है मेरा ड्राइंग वाटर। और जो डिफॉरेस्टेशन है वो हमारे जैसे इंसानों की वजह से होता है। और जो सेकेंड रीजन है दैट इज ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग, ग्रेजिंग आपको पता है, ग्रेजिंग एनिमल्स है। ग्रेजिंग एनिमल्स मतलब कि जो घास खाने वाले। कई जगह आपने देखे होंगे कि बिना ये काव है, गॉड्स है, शीप है, इन लोगों को घास चराने के लिए ले जाना पड़ता है। तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उसे ग्रेजिंग एनिमल्स कहते हैं। और यहाँ हमने लिखा है ओवर ग्रेजिंग। अगर हम हमारे पास एनिमल्स है जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं और उसे ग्रेज कराने के लिए हम एक ही लाइन पर बार बार ले जाते हैं तो वो लोग तो प्लांट्स है वो तो खाते हैं, बट हम नए प्लांट्स को ग्रो नहीं करते, सिर्फ उसे खिलाने के लिए ही ले जाते हैं। तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जो लैंड है वो पूरी पूरी खाली हो जाएगी, मतलब कि उनका जो प्लांट्स का लेयर है ऊपर का वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि एनिमल्स को तो रोज रोज खाने की जरूरत पड़ेगी। तो हम एक ही जगह पर ले जाएंगे तो ऐसा दिन तो आने वाला ही है कि वो लैंड है वो पूरी की पूरी प्लांट से अनकवर हो जाएगी। तो फिर वो लैंड है वो बर्न हो जाएगी और फिर ये सॉइल इरोजन की पॉसिबिलिटी 100% वहाँ पर हो जाएगी। सो लाइक दिस ओवरग्रेजिंग लीड्स टू द सॉइल इरोजन। ठीक है, तो ये जो सारी
फिर जो हमारे वजह से जो सॉइल इरोजन होता है दिस बिकॉज डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर ग्लेजिंग, तो फिर ये दो जो कोजेस वो ऐसे हैं जो हमारी वजह से मतलब कि हम उससे करते हैं डिफॉरेस्टेशन पूरा का जंगल काट देना और फिर एनिमल्स को ओवर ग्रेज करवाना एक ही लैंड पर। तो ग्रेजिंग करवानी है तो हमें उस जगह पर उसके लिए और खाना भी मतलब कि और प्लांट्स भी ग्रो करने पड़ेंगे, तो वो लैंड में पूरी की पूरी कवर रहेगी। तो दिस इज अबाउट द सॉइल इरोजन एंड now the one part of this lesson is remaining, that is the soil conservation। तो ये conservation मतलब कि बचाना, प्रोटेक्ट करना। तो ये जो soil erosion होता है हमें पता है कि soil is one of the useful resource